अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनर के दिल के बड़ा करीब है और ये पेपर में ज़रूर आता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आपको क्या बताई है, ठीक है। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो अब आ जाओ, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, मैं ये एक छोटी सी डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा जो कि पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये आप एयर में निकालोगे। कौन से मीडियम में निकालोगे? एयर में। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड में अलग आएगी, ये याद रखना। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किसने बताई? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको बताई न्यूटन ने। ये कैलकुलेशन करके किसने दी आपको? न्यूटन ने कैलकुलेशन करके दी। अच्छा, न्यूटन फाउंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा, जो मैं लिखवा रहा हूँ आप लिखते रहो, पेपर में भी एज इट इज लिख कर आ गए ना, यकीन मानो पूरे आपको जो है वो 10 या 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, अब देखो, सबसे पहले ये कंसीडर करो, जब साउंड वेव पैदा होती है तो वो कौन सी वेव होती है और कैसे पैदा होती है। आ जाओ, देखो भाई, ये आपका एक स्पीकर है, ये आपके पास एक स्पीकर है जिससे आप जनरली साउंड वेव पैदा कर रहे होते हो। अच्छा, साउंड वेव आप सबको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी इसके अंदर होते हैं कंप्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, वेव किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, ये वेव की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में है, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास हो गई लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ये आपके पास कौन सी वेव हो गई? ये आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का कौन से बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पर लिखवा दिया लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा सही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। अब न्यूटन ने क्या कंसीडर किया, न्यूटन ने क्या सोचा, आओ इसको देखते हैं। भाई, न्यूटन ने ये सोचा कि जब आपकी जो वेव है, यानी जो वेव की स्पीड है एयर में, यानी जब आपकी साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर में, तो उस वक्त जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल होता है। चलो, आइसोथर्मल थोड़ा मुश्किल हो गया और आसान करता हूँ। देखो, न्यूटन ने क्या सोचा कि जब आपकी वेव एयर में ट्रैवल करती है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या बोला मैंने? कि जब आपकी वेव एयर में ट्रैवल करती है, यानी देखो अभी मैं खड़ा हूँ, एक वेव गुजरे साउंड की एयर में से, तो जब ये वेव गुजरेगी एयर में से साउंड की, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूटन ने ये कंसीडर किया। टेम्परेचर में चेंज ना आना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में चेंज ना आए, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो न्यूटन ने क्या कंसीडर किया? टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। जबकि ये बात गलत थी, ये बात गलत थी। लेकिन सर गलत है तो क्यों पढ़ा रहे हैं? जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाते हो ना, और अगर आप कोई गलत बात भी कर देते हो तो लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलत बात करी है तो कुछ टाइम बाद लोगों को पता चल ही जाता है गलत है। तो यहाँ पर न्यूटन से एक गलती हुई। उन्होंने कहा कि जब एयर में आपकी जो साउंड वेव है ट्रैवल कर रही है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जबकि ये गलत है। अभी इसी की करेक्शन आप अगले टॉपिक में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप गलत ना मानो इसे, आप सही मान के चलो, वरना फिर दिल नहीं लगेगा इस टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, यानी जो भी वैल्यू हो टेम्परेचर की वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर की वैल्यू अगर 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगी, चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मैं पूछूं ये आइसोथर्मल प्रोसेस किस में हो रहा होता है, तो आपको पता होगा बॉयल्स लॉ, है ना। देखो, यहाँ पर कंप्रेशन और रेरिफैक्शन हैगा। देखो, यहाँ पर कंप्रेशन और रेरिफैक्शन हैगा। बॉयल्स लॉ सोचो, न्यूटन ने बॉयल्स लॉ कंसीडर किया, BOYL, बॉयल्स लॉ की स्पेलिंग सही कर लेते हैं,
वरना फिर आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, बल्कि सही है। बॉयल्स लॉ, न्यूटन ने बॉयल्स लॉ को कंसीडर किया। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, या उल्टा भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। न्यूटन ने देखो दो चीज़ें कंसीडर करी हैं। एक ये कंसीडर किया है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा जब एयर में से ट्रेवल कर रहा है साउंड, ठीक है, एक बात तो बहुत क्लियर हो गई। दूसरी जो है वो बॉयल्स लॉ को कंसीडर किया। अब बॉयल्स लॉ को क्यों कंसीडर किया? देखो, जब आपके पास प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। कंप्रेशन वाले एरिया में क्या है? प्रेशर ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या कम है? वॉल्यूम। देखो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं तो जगह कितनी कम है। अच्छा, अब रेडिफेक्शन वाले एरिया में देखो, वॉल्यूम कितना ज़्यादा है लेकिन प्रेशर कम है ना? बात समझ आई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब जैसे पेप्सी की आप या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हो, तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है अंदर तो बोतल बिल्कुल भी नहीं दबती है ना, लेकिन जैसे ही खोल देते हो तो बोतल दबने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है, क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है ना, ऐसा। तो बॉयल्स लॉ ने ये दो चीज़ें कंसीडर करी। अब आपका काम आसान है। अच्छा, अब डेरिवेशन में ना वो एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन हमें तो पता है ना, हम एक स्टेप ज़्यादा कराएंगे, सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा कराऊंगा और ज़्यादा नहीं। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या होता है? अगर आप बॉयल्स लॉ की पूरी डेरिवेशन करो, P1 V1 या PI VI भी कह सकते हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही होता है, यही होता है ना। देखो भाई, देखो मेरे भाई और मेरी बहनों, यही होता है ना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, अब इस डेरिवेशन के लिए मैं P1 को इक्वल टू P कह रहा हूँ, V1 को इक्वल टू V कह रहा हूँ। कोई मुश्किल, परेशानी, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आप सबको पता है, अच्छी तरीके से आप जानते हो कि डेल्टा P किसके बराबर होता है? V2 माइनस V1 के, है ना, इसी चीज़ के बराबर होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, V2 इज इक्वल टू, यानी इस माइनस जो है ये माइनस V1 है, इसको इधर ले आऊँ, तो डेल्टा P प्लस P2 माइनस P1, मैंने बोलकर प्रेशर लिख वॉल्यूम दिया, ठीक है, तो P2 माइनस P1, इसको ठीक कर लो। ऑब्वियस है, तो आप कर भी लोगे ठीक आपको पता है, चल ये लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस P1 को उधर ले गया तो प्लस P1 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया? अब हमने, आपको पता है P1 को क्या लिखा था? P लिखा था। चलो, ये सब बात समझ में आ गई। ये तो आपका हो गया प्रेशर। अब वॉल्यूम के लिए काम करते हैं। अच्छा, डेल्टा, अच्छा एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं कि आप पहले ये कर लेते हैं, फिर वो बताता हूँ, क्योंकि ये भी डेरिवेशन साथ चलेगी ना, वो मैं यहाँ लिख दूँगा। अच्छा, आपका जो वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है? चेंज इन वॉल्यूम के आपके पास बराबर होता है V2 माइनस V1, उसको भी इधर ले आओ, V1 को इधर ले आओ, तो V2 को पहले लिख देते हैं डेल्टा V प्लस V1 आना चाहिए था, लेकिन हमसे V लिख रहा है। अच्छा, अब अगर आपको कभी भी स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है किसी भी मीडियम में, तो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे इस तरह से, बल्कि यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है किसी भी मीडियम में, तो आप ऐसे लिखोगे एलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम, मॉडुलस ऑफ मीडियम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी किसी भी मीडियम में। लेकिन अभी हम किसी भी मीडियम में नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम जो निकाल रहे हैं वो निकालना है किस में? एयर में निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं सैम्पल दे के लगूँ तो एलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम बराबर होता है आपके पास E के, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मीडियम आपके पास बराबर होता है किसके? रॉ के। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। असल में यहाँ पे B लिखा हुआ है, लेकिन ये B कैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा आगे। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिक आपके पास, एलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ ये बनेगी, लेकिन ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया, तो अब ये वाली इक्वेशन क्या बन गई?
पी वी इज इक्वल टू, और P2 की जगह क्या आ गया, P2 की जगह आ गया डेल्टा P प्लस P, और V2 की जगह क्या आ गया डेल्टा V प्लस V। अच्छा, अब यहाँ तक मुझे बताओ, कोई परेशानी, कोई मुश्किल वाली बात, कोई टेंशन, कोई ऐसी बात जो कि समझ ना आई हो आप लोगों को? कोई भी ऐसी बात आई होप नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है यहाँ पर, उसको भी समझ लो साथ ही साथ। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। देखो भाई, ये सारी बातें तो मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात और देखो, जब आपके पास प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। जब कोई चीज़ कम होगी, यानी इनिशियल वो ज़्यादा थी, इनिशियल में वो ज़्यादा थी, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इनिशियल में कोई चीज़ ज़्यादा थी, VI ज़्यादा थी, V या V1 ज़्यादा थी, और V2 में वो कम हो गई, तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? ज़रा करके देखो। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये था 10 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम है ना, ये 10 मीटर क्यूब था, अब कम हो गया, 5 मीटर क्यूब हो गया। अब जब आप चेंज निकालोगे तो कैसा आएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो 5 माइनस 10, तो यानी डेल्टा V माइनस में आ रहा है, यानी माइनस डेल्टा V इक्वल टू 5 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एरिया को कंसीडर करो, सिर्फ इस एरिया को। जब कंप्रेशन हो रही है तो बेशक आपका प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। बॉयज़ लॉ यही बताता है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये जो डेल्टा V है वो विथ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे लिख लो क्यों नेगेटिव आ रहा है। वॉल्यूम प्रेशर जो है वो कंप्रेशन वाले एरिया में प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। देखो, जब इंक्रीज़ होगा तो यानी इनिशियल वैल्यू छोटी होगी, फाइनल बड़ी होगी, ये आपको पता है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ गया है तो एक चीज़ ने तो कम होना है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यानी प्रेशर क्या आएगा आपके पास, चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। तो जब भी मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया है आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे आ जाओ। अब बस इसकी डेरिवेशन जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, अब ज़्यादा हम बात को आगे नहीं खींचेंगे। जो मैंने चीज़ें समझानी थी सारे पॉइंट समझा चुका हूँ। अब इसकी डेरिवेशन को जल्दी करते हैं। अच्छा, P डेल्टा P और ये V हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डेल्टा P प्लस P और V माइनस डेल्टा V। चलो, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा P और V प्लस डेल्टा P माइनस प्लस माइनस डेल्टा V, अच्छा, प्लस P प्लस V और माइनस प्लस माइनस डेल्टा P डेल्टा V। अब किया क्या, ज़रा मैं बता देता हूँ। दोनों ब्रैकेट्स को सिंपल मल्टीप्लाई किया है, डेल्टा P V के साथ हुआ, ये आ गया, डेल्टा P डेल्टा V के साथ हुआ तो डेल्टा P डेल्टा V हो गया, और ये दोनों हुए आपस में तो PV हो गया, और इस तरह हो गया। अच्छा, अब देखो, डेल्टा P और डेल्टा V बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटा चेंज है, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा P डेल्टा V इज वेरी स्मॉल, सो नेगलेक्ट इट। नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट का मतलब होता है हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ताकि हम जो है वो अपना आगे काम कर सकें। तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। फॉर एग्जांपल, आपके पास 0.01 रुपीस आए तो क्या मतलब ज़ीरो ही आए ना, कुछ भी नहीं आया। तो डेल्टा P डेल्टा V और उसके बाद आ रहा है, ये देखो, ये इधर लिख रहा हूँ PV और माइनस P डेल्टा V। अच्छा देखो, ये यहाँ पर PV और यहाँ पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा PV इक्वल टू डेल्टा P और V माइनस P डेल्टा V। देखो, माइनस की टर्म प्लस की टर्म को कैंसिल कर देगी, वो इधर आ जाएगा P डेल्टा V डेल्टा P और V। अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या है, P को ऐसे ही रहने दो, उसको उधर ले जाओ, सॉरी, डेल्टा P को ऐसे ही रहने दो, डेल्टा P को हमने उधर ही रखना है, डेल्टा P को छेड़ना नहीं है, ठीक है।
एक मिनट, हाँ पी को हमने छेड़ना नहीं है, पी को हमने ऐसे ही रखना है, पी को ऐसे ही रख लो, डेल्टा पी और वी और डेल्टा वी। देखो डेल्टा पी और वी डेल्टा वी। अच्छा अब रेसिप्रोकल करते हो तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो गया, नीचे हो जाएगा डेल्टा वी और वी। अच्छा दोबारा घुमा दोगे तो जो था वही आ जाएगा। अच्छा अब ये आपके पास क्या बन गया है, अब आपके पास P किस चीज़ के बराबर आ गया है, P आपके पास बराबर आ गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, P आपके पास किस चीज़ के बराबर आ गया है, देखो यहाँ पर आके आपने क्या लिखना है, P किस चीज़ के बराबर आ गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब आपको पता है कि कितनी फोर्स लग रही है एरिया पर। अच्छा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ मीडियम का मतलब बता दूं, वो मैंने नहीं बताया था, कि कितना कोई चीज़ फोर्स बर्दाश्त करती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। यानी किसी चीज़ पे मैंने फोर्स लगाया वो डिफॉर्म हो गई, जैसे इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया ये डिफॉर्म हो गया, लेकिन फोर्स लगाना छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो ये इसकी एक इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ मीडियम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ये हो गया आपके पास। अच्छा अब ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है आपके पास बी के। बी क्या होता है आपके पास, बी होता है आपके पास यंग मॉड्यूलस, बी होता है आपके पास बल्क मॉड्यूलस। बी क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। तो अब ये आप समझ लो, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, तो पुट यहाँ पे लिखो, पुट बी इन इक्वेशन 1। अच्छा b को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देना। अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि b जो है इस कंडीशन के मुताबिक b आपके पास e के बराबर भी है और p के बराबर भी है। ठीक है, शुरू में मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, v इज इक्वल टू होल रेडिकल e अपॉन डेंसिटी, है ना। तो ये e b के बराबर भी है, p के बराबर भी है, तो आप इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका क्या बन जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू होल रेडिकल P अपॉन V, सॉरी डेंसिटी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये थी आपकी डेरिवेशन जो कि आपने करनी थी। देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेके चला, ज़ीरो से मैंने आपको हीरो बनाया, मतलब ज़ीरो से लेकर मैं आगे चला ताकि किसी को कोई समझने में मुश्किल ना हो। अच्छा अब ये आ गया है, अब हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाल के देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, अच्छा अभी मरकरी ले रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, मरकरी को रख के कैलकुलेट करेंगे। अच्छा कुछ वैल्यू यहाँ पे सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं तो वो आपको पता होंगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा एक बात याद रखना कि ये जो P है आपके पास बराबर है डेंसिटी मरकरी की, क्योंकि यहाँ हम मरकरी मीडियम ले रहे हैं, मरकरी। अब आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, GH। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इसके लिए आपको जो है वो पीछे के लेक्चर्स देखने होंगे, वहाँ पर इस फॉर्मूले को मैंने डिस्कस किया था कि कैसे आता है। अच्छा अब सारी वैल्यू कांस्टेंट है, डेंसिटी की वैल्यू सब कांस्टेंट है। अच्छा सबसे पहले ये मरकरी की क्या वैल्यू दी हुई है ये देख लो, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या दी हुई है आपको। अब आप बोलोगे सर आप तो एयर की बात कर रहे थे, देखो एयर में ही पता कर रहे हो आप वैल्यू, लेकिन मरकरी को साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 13.6 cm मीटर क्यूब। ठीक है, इन्वर्स में है, याद रखना हमने कैलकुलेशन उसमें करनी है, सेंटीमीटर में करनी है। अच्छा जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड में ली है, मीटर में नहीं ली है, मीटर में लेते तो ये आती 9.8, लेकिन मैंने उसमें नहीं ली है। अच्छा ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर पेपर में आता है तो आपको मिलेंगी। एच की वैल्यू कितनी है 76 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, AIR लिख रहा हूँ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर आपको दी हुई है 1.293 × 10⁻³ -3। ठीक है,
कोई मुश्किल परेशानी आई होप नहीं होगी। आ जाओ अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या लायो? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि ये P किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, P मरकरी, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने मरकरी, ठीक है, और GH ये Y है मरकरी में, ठीक है, और उसके बाद GH आ गया और उसके बाद डेंसिटी ऑफ एयर आ गई, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी। अच्छा, पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 13.6, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 981, तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 76 और चौथी वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में जाएगी 1.293 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर, लेकिन ये वैल्यू गलत आएगी। हमने गलत नहीं किया है, न्यूटन से ही गलती हो गई थी। 13.6 मल्टीप्लाई 981 मल्टीप्लाई 76 डिवाइड 1.293 एक्सपोनेंट -3। डायरेक्ट मैं स्क्वायर रूट में रख के वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू गलत है। नहीं, आपने देखो फिर बता रहा हूँ सही कैलकुलेट किया है, लेकिन ये गलत है। ये आ रही है आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू गलत है। असल वैल्यू पता है क्या है, जो सही साइंटिस्ट ने मेजर करी, ये रॉन्ग वैल्यू है। कैलकुलेशन सही करिए, सब कुछ सही किया, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये साइंटिस्ट की मिस्टेक है। असल वैल्यू पता है क्या, करेक्ट वैल्यू क्या है, इसको मैं C से लिख रहा हूँ। करेक्ट वैल्यू होती है 3 करेक्ट वैल्यू होती है 3320 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब एरर निकालो, यहाँ पे कहा जाता है कि आप एरर निकाल के दिखाएं। अब एरर कैसे निकलेगा, ज़रा मैं एरर निकाल के दिखाता हूँ। यानी एरर कितना आया, जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया उस वैल्यू में और जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उसमें एरर कितना है। यानी फॉर एग्जांपल इस वैल्यू में एरर कितना है, कितने % ये वैल्यू गलत आई है, ये बताना है। एरर का फॉर्मूला देख लो, बहुत आसान है। देखो, मेजर वैल्यू जो कि आपने यहाँ पर करी है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू जो कि ये आनी चाहिए थी, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज में देखेंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा देखो, एरर निकालो, तो एरर कितना आया, मेजर वैल्यू क्या आई 28003.4 मल्टीप्लाई बाय 33200 डिवाइडेड बाय 33200 मल्टीप्लाई बाय 100। सबको एक साथ कैलकुलेट कर दो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपकी वैल्यू आ जाएगी। और देखते हैं कितने % एरर है, कि न्यूटन ने कितने % वैल्यू गलत बताई है। 33200। अब आप बोलोगे सर न्यूटन कैसे गलत हो सकता है, तो भाई देखो साइंटिस्ट हैं, हो जाती है कैलकुलेशन आगे पीछे। अच्छा, ये गलत आ रही है। अच्छा, उसकी गलत आने की वजह ये है कि हमने ना फॉर्मूले में यहाँ पे गलती से माइनस नहीं लगाया, मल्टीप्लाई लगा दिया, माइनस आएगा, ठीक है। वैल्यू सही वो सही कर लेना, फॉर्मूला माइनस आएगा। ये लो, तो आ रहा है ये 15.6%, माइनस आ रहा है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 15.6% आपकी वैल्यू गलत आई है, यानी 15% वैल्यू में फ़र्क है। जो वैल्यू आनी थी वो नहीं आई है, उससे अलग वैल्यू आई है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कम वैल्यू आ रही है इसलिए माइनस आ रहा है। ज़्यादा वैल्यू आती है इसलिए प्लस आता है। माइनस प्लस का मतलब समझना, ठीक है। माइनस जब आएगा जब वैल्यू कम निकाली होगी, प्लस जब आएगा जब वैल्यू ज़्यादा निकाली होगी। तो वैल्यू गलत निकाली है। अब इस गलत वैल्यू को ठीक हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसको बोलते हैं लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास करेक्शन मैंने अगली वीडियो में करानी है। देखो, मैंने A to Z सारी बातें बताई, कहाँ पे माइनस आ रहा है, कहाँ पे प्लस आ रहा है, बॉयल्स लॉ क्यों कंसीडर किया, चार्ल्स लॉ क्यों नहीं लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों माना, कैसे क्या हुआ, आपने सारी कैलकुलेशन करनी है। पेपर में आपसे वो हो सकता है सिर्फ यहाँ तक पूछ लें, या वो ये हो सकता है कि वो ये कह दें कि आप एरर बताएं न्यूटन की वैल्यू में कितना है, लेकिन आप कैलकुलेशन भी करिए फॉर्मूले के लिए। तो सवाल कुछ भी आ सकता है, आपने नहीं घबराना, लेकिन कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी। कुछ ना आया हो तो पूछना, ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीजिए दुआओं में ज़रूर याद।